नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघी प्रदेश का, और उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे उपचुनाव की जंग की, जिसमें सूरमाओं का ऐलान हो गया है, महारथियों का ऐलान हो गया है, और ये साफ हो गया है कि रामपुर में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और आजमगढ़ में चुनावी बिसात सपा और भाजपा की क्या होगी। इन सब के बीच जो सस्पेंस बना हुआ था समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में, उससे पर्दा हटा और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से होंगे। वहीं रामपुर में सपा ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। अब सवाल यही है कि 23 जून को मतदान है और मैदान कौन मारेगा, यही उत्तर मांग रहे प्रदेश। लोकसभा उपचुनाव के लिए हो गया प्रत्याशियों का ऐलान। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी बना आसिम राजा। आजमगढ़ में निरहुआ बनाम धर्मेंद्र यादव। लोकसभा उपचुनाव की जंग में तय हो गए सूरमा। समाजवादी पार्टी बचा पाएगी अपना गढ़, भाजपा लगा पाएगी आजमगढ़ रामपुर में सेंध। तेईस जून को मतदान, कौन जीतेगा सियासी मैदान, उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल सीधा सा है कि अब सूरमाओं का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये जो जंग है किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या क्या फैक्टर काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी को अपना किला कायम रखना है, जबकि बीजेपी की कोशिश ये है कि आजमगढ़ और रामपुर में भी सियासी सेंध लगाई जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता सपा, हरिचंद श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाजपा, और विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान करना था सपा को, तो बड़ा सोच विचार हुआ, बिल्कुल आखिरी मौके पर ऐलान हुआ और आखिरी मौके पर नाम सामने आए। क्या मानते हैं कि इतनी देरी इसलिए हुई क्योंकि किला बचाने की चुनौती है और टक्कर इस बार बीजेपी देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तमाम जिस तरीके से 75+ का नारा इन्होंने अभी से ही दे दिया है लोकसभा में, इतनी वजह देरी की क्या रही? नहीं, देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि किला बचाने की कोई बात ही नहीं है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादियों के मजबूत गढ़ रहे हैं और इसमें कोई किला बचाने की बात नहीं है। जब आप 2019 में बता रहे थे कि सुनामी चल रही है, 2014 में बता रहे थे सुनामी चल रही, तब भी हम ये दोनों सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। और समाजवादी पार्टी का ये प्राथमिकता रही है कि किसी न किसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को अपने साथ समा के रखें। इसीलिए रामपुर की सीट और दोनों की सीट, और दोनों ही सिटिंग एमपीज थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ के विधायक का चुनाव लड़ा, और वो भी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए कोई परेशानी की भी बात है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए क्या वो आज भी उन बातों में कायम है कि वो रामपुर और आजमगढ़ को उस तरीके से जीत पाएगी, क्योंकि हमको पता है और हम लोग तो अग्रिम बधाई भी अपने प्रत्याशियों को दे रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, वो आजमगढ़ में तो निरहू कह रहे हैं कि अखिलेश हुए फरार, निरहू डटल रहे कि हम तो हारने के बाद भी डटे रहे, अखिलेश जी जीतने के बाद भी नहीं आए। देखिए, मैं दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी की बातों पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है वो ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही वक्तव्य उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी दिए थे, और मीडिया बंधुओं को चाहिए कि वो एक बार फिर से अगर रिप्ले कर दे तो उनको अपनी बातों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, हरिचंद श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि कोशिश लंबे समय से हो रही है, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ में मेहनत बहुत वो सफलता में बदल नहीं पा रही है। इस बार करेंगे क्या कमाल? पार्टी को जो सहकारिता, जो मिला है और लगातार मिल रहा है, वो मजबूती के साथ बरकरार रहने वाला है जी। और आप देखिएगा आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी दोनों जगह मजबूती के साथ जी। हरिचंद जी, आपके पास आएंगे, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है।
विजय उपाध्याय सर, ये जो पूरी तस्वीर बनी, चाहे हम रामपुर की बात करें और चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, दोनों ही जगहों में दोनों ही दलों की कोशिश है कि अपनी अपनी मेहनत पूरी की जाए, लेकिन यहाँ पर जो परिणाम आएंगे उसका मैसेज क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सेंध लगाने की कोशिश है, एक तरफ किला बचाए रखने की कोशिश है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, चाहे आजमगढ़ हो या रामपुर, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का स्टेक दांव पे। दरअसल आजम खां ने खुद चुनाव नहीं, अब वो लड़ रहे हैं, परिवार का भी कोई नहीं लड़ रहा है। उन्होंने अपने करीबी आसिम रजा को रामपुर से उतारा है। आसिम रजा क्या कर पाएंगे, कितना समर्थन ले पाएंगे, ये पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। वजह ये है कि समय बहुत कम बचा हुआ है। इतने कम समय में पब्लिक को के सामने इस्टेब्लिश कर पाना। बिल्कुल विजय उपाध्याय जी, आपके पास आएंगे। जी जी, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हरिश्चंद्र जी, ये बताएं कि ये जो पूरी तस्वीर बनी है, इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सपा तो ये कह रही है कि हमारा तो गढ़ है ही वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सोचे कि वो कितना टक्कर दे पाएंगे। ये किसी राजनीतिक दल के हाथ में जी जनता जनार्दन का फैसला नहीं होता, और मुझे लगता है कि जिन राजनीतिक दलों को यह दम्भ और अहंकार होता है, वो कहीं न कहीं जनता उनका बैलेंस शीट निकाल के देती है। 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव और उसका परिणाम रहा, और उसमें और जो हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं और उनके जो पार्टी के मुखिया से लेके नेता प्रवक्ता कार्यकर्ताओं की अगर जो बोल वचन है उसको आप निकाल कर लीजिए तो अंदाज पड़ जाएगा। लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही कौन सुनिश्चित करता है, जनता के प्रति प्रतिबद्ध कौन है, और जन सरोकारों पर समर्पित होकर के कौन उनके साथ खड़ा है, ये मायने रखता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व में और पार्टी के संगठन में और कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित करने का काम किया है। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने सुनिश्चित करने का काम किया है। आजमगढ़ की बात जहां तक है, वो दिनेश लाल निरहुआ वहीं के स्थानीय रहने वाले हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव इटावा से भेजे गए हैं। तो अब स्वीकार्यता की बात है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की बात है, वो वहाँ स्थानीय जनता के साथ नित्य रूबरू रहते हैं, उनके जन सरोकारों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर पार्टी नीतियों कार्यक्रमों को लेकर काम करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा स्नेह और आशीर्वाद देगी। ठीक है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ये बाहरी बनाम स्थानीय का मामला भी हो सकता है, क्योंकि निरहू वहीं के रहने वाले लोगों के बीच काम करते हैं और धर्मेंद्र यादव को इटावा से भेजा गया है। ये जनता पर है, उनको कितना स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी के मानक हर बार अलग हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आके बनारस में लड़ते हैं, तब तो काशी ने बुलाया है, मामा गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज धर्मेंद्र यादव जी अगर मान लीजिए अपने उत्तर प्रदेश के रह के आजमगढ़ में लड़ने जाते हैं, तो बाहरी बनाम अंदरूनी हो जाता है। तो ये इनके मानक होते हैं, और टीवी पे बोलने के लिए ये शब्द जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगता है कि इनको समझना चाहिए कि अहंकार किसके अंदर है, और पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी जैसी अहंकारी पार्टी कहीं नहीं है। जिस तरीके से रामपुर में पिछले 2019 में 1 लाख की मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीती थी, और 2014 में हम भले ही उसमें हार गए, और आजमगढ़ में हम 2,60,000 की मार्जिन से जीते थे। इस बार देखिएगा ये रिकॉर्ड भी टूटेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि अहंकारी कौन है। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी, अगर बीजेपी वहां पर सवाल पूछेगी, हमारी जनता ने सवाल पूछ दिया कि पूरे कोरोना काल में जो सिटिंग सांसद थे वो नहीं आए, तो इसका क्या जवाब देंगे, क्या समझाएंगे आप लोग? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती रही है कि उस दौर में सांसद भी आए नहीं। मैं बताता हूँ, काशी के लिए भी यही पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री होते हुए कोरोना काल के समय नहीं दिखाई पड़े।
देखिए, बात यह है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक और तहसील स्तर पे लगातार कोरोना काल में लगा रहा है जी। और ये बात दूसरी है कि जो दिखाने वाले हैं और प्रचार वाले हैं, जो प्रचार तंत्र हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम प्रचार पे थे, लेकिन ये बात नहीं बताना भूल जाते हैं किस तरीके से पूरी सरकार बैकफुट पे चली गई थी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गंगा पे लाशें बहते हुए देश ने देखा है, किस प्रकार से 47,70,000 लोग जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि आपकी मौत हो गई है और आप आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। जब सरकार से पूछा गया कि आपके आंकड़े कितने हैं तो कोरोना में कह रही कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता की। और जहाँ तक आप जनमानस की बात बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कि कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? अपनी कार्यशैली, अपनी रणनीति के हिसाब से अपने कैंडिडेट का चयन करते हैं और अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की सीख की ज़रूरत नहीं है और हम कहते हैं कि हम बड़ी बात नहीं बोलते हैं। दिनेश लाल यादव जी ने जो 2019 में शब्द बोले थे, एक बार आपके चैनल से मैं अनुरोध करता हूं कि वो कमेंट दिखा दें और उनका अहंकार कितना है खुद पता चल जाएगा। ठीक है विजय उपाध्याय सर, जो स्थितियां बन रही हैं आजमगढ़ को लेकर, विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अभी हरिश्चंद्र जी ने कहा कि वो बाहरी हैं, धर्मेंद्र यादव कितना स्वीकार्यता होगी वो चीज़ हो गई। रामपुर के समीकरण आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि तजीन जी लड़ सकती हैं, लेकिन असीम राजा का नाम आ गया, हालांकि वो भी आजम खान के खास हैं। वहाँ की लड़ाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, दोनों जगह किरदार नए हैं और नए किरदार को उतार कर समाजवादी पार्टी ने देरी से उतारा है। हालांकि जिस दिन इस्तीफा दिया था अखिलेश जी ने और आजम खान ने उसी दिन अगर तय कर दिया होता नाम, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा आसान होता। लेकिन अपोजिशन होते हुए भी इन्होंने बहुत देर से कैंडिडेट उतारे और कई नाम इस बीच में चले। जनता के सामने एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। लेकिन अब जो दोनों नए किरदार हैं उसमें आसिम रजा को देखें तो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो भी पठान हैं। और रामपुर चूँकि वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, आजम खां का अपना एक असर है। लेकिन लंबे अरसे तक आजम खां की जो पॉलिटिक्स है वो परिवार से जुड़ी रही, अपने घर से ही जुड़ी रही। चाहे वो लड़ते थे, उनकी पत्नी लड़ती थी या उनका बेटा विधानसभा उनकी जगह लड़ा। तो अब परिवार के बाहर राजनीति निकल के आई है। कांग्रेस वहां से नहीं लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस वहां एक अच्छा गेम कर सकती थी पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने अपने को विड्रा किया है। तो ऐसे में आमने सामने की लड़ाई है। घनश्याम लोधी भी इत्तेफाक से पुराने आजम के सहयोगी रहे हैं, उन्हें उनके सारे टैक्ट्स एंड टूल्स पता हैं कि कहाँ पे भाजपा की कमजोरी है और कहाँ पे समाजवादी पार्टी की मजबूती है। क्योंकि रूलिंग पार्टी के सामने ये चुनौती है कि विपक्ष की दोनों सीटों में से कम एक जरूर वो हासिल करे, आजमगढ़ या रामपुर। तो बीजेपी तो पूरी ताकत लगाएगी। आजमगढ़ में 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। पार्टी के संगठन महासचिव सुनील बंसल वहां जाके मीटिंग कर चुके हैं। बूथों का एक उन्होंने ब्यौरा निकाल रखा है, कहां से कितने वोट बीजेपी को मिलते हैं। ठीक यही स्थिति रामपुर के साथ है। रामपुर में बीजेपी ने लगातार काम किया है, समाजवादी पार्टी भी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो संगठन स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आशुतोष जी कह रहे हैं, इनकी बात सही होगी। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पार्टी को काम करने की जरूरत है। और रामपुर का इलेक्शन बहुत मायने में रोचक है, आजमगढ़ भी रोचक है। दोनों जगह चूंकि नए चेहरे सामने आए हैं और एक ऐसी परिस्थितियों में सामने आए हैं जब लग रहा था कि पार्टी कैंडिडेट को लेकर ऊहापोह में है। अब वो स्थिति आगे अगले 10-12 दिन में इनको प्रचार करना है। भीषण गर्मी है और मानसून भी शुरू हो जाएगा। तो रामपुर की जंग रोचक है। आज बात कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की, और इन सब के बीच रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो हरिश्चंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, हरिश्चंद्र जी के पास जाएंगे। आशुतोष जी, ये बताइए कि रामपुर की जो जंग है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने चीज़ों को बदला, बहुत बड़े बड़े आरोप लगे, हालांकि नाराज़गी खत्म होने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो कुछ भी बीते 2-2.5 साल में हुआ है, क्या आप मानते हैं कि उन परिस्थितियों की वजह से चुनौती वहाँ पर बढ़ी है? नहीं, देखिए, मैं रामपुर में आने से पहले अपने पत्रकार महोदय की बात का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट देर से घोषित किए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज 6 तारीख की अभी दोपहर हुई है और 6 तारीख की सुबह ही कैंडिडेट घोषित हो गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के 4 तारीख के हुए थे, मतलब 48 घंटे से पहले कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए ये बात कहना कि हमने कैंडिडेट देर से घोषित किए हैं, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब रही बात रामपुर की, देखिए रामपुर की जो लोकसभा चुनाव है उसमें 5 असेंबली सीट आते हैं, मिलक, रामपुर, बिलासपुर, चमरौआ और सुआर। अगर 2022 का विधानसभा चुनाव देखा जाए तो इसमें 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और 3 पे समाजवादी पार्टी जीती है। जब रामपुर का चुनाव हुआ तो रामपुर सदर की सीट से समाजवादी पार्टी 55,000 की मार्जिन से जीती थी। चमरौआ में हम लोग 34,000 की मार्जिन से जीते हैं और सुआर को 61,000 की मार्जिन से जीते हैं। और मिलक और जहाँ पर बिलासपुर में बीजेपी जीती है तो मिलक में 5,000 के सीटों से 5,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी और बिलासपुर में 307 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मुकाबला आपको इस बार समझना चाहिए कि जिस तरीके से रामपुर में हम लोग ने काम किया है और जिस तरीके से रामपुर में आजम खान साहब का खुद का अपना काम है, जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, वो अपने आप आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगा। हम बहुत बड़ी चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। जो भी लोग लड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, वहाँ के संगठन के लोग हैं। आजम खान साहब का उनके साथ में सहयोग रहा है और हम बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों ही क्षेत्रों में नहीं मानते। बिल्कुल। एक चीज़ और विजय सर ने बोला था, उसका भी जवाब आपने लेना चाहते हैं। आपने देरी वाले बात पर जवाब दे दिया। रामपुर तो निकल गया परिवार की राजनीति से, आजमगढ़ क्यों नहीं निकल पा रहा है सर पारिवारिक राजनीति से? वहाँ भी इतने ज़्यादा ऑप्शन थे, वहाँ तो 3-3 नाम भी सामने आ गए थे। लगा था कि 3 में से कोई एक मजबूत चेहरा आएगा, लेकिन घूम फिर के फिर वही परिवार का चेहरा आ गया। नहीं, बिल्कुल गलत। अभी आपने पहला लगाया कि बाहरी बनाम अंदरूनी। अब जब बाहरी बनाम अंदरूनी बदल रहा है तो आपको परिवार दिख रहा है। देखिए अखिलेश यादव जी का परिवार जो है, क्या रहा है सर? है परिवार उसमें जो आप धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव का परिवार अलग है क्या? है परिवार से पूछा? नहीं, बिल्कुल नहीं अलग है। वो सांसद भी रहे, निर्वाचित सांसद भी रहे हैं। और वो अगर आप उनके अब इतिहास में जाइए कि वो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और कई बार उन्होंने जो है अपने दम पे जो है कई आंदोलन चलाए हैं। लगातार 15 साल तक इस संसद में रहे और फिर आजमगढ़ से जीतने जा रहे हैं। ये जो परिवारवाद का आप लोग आरोप लगाते हैं, ये उनसे ही पूछना चाहिए जिनकी पूरी परिवारवाद पे कहानी चलती है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है? ये कोई बात नहीं होगी कि वो लीडर अच्छा है तो अगर उसके परिवार का कोई है तो वो चुनाव में नहीं जा सकता है। ये बड़ी हास्यास्पद होती है। पहले लोग कहते हैं कि ये बाहरी हैं, जब बाहरी वाला कनेक्शन नहीं चल रहा है तो परिवारवाद का लगा रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ना ही आजमगढ़ उसको मिलने वाला है और ना ही रामपुर मिलने जाना है। और 2024 के पहले ये दोनों हार उसका मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। रामपुर में आप लोग जीते हैं क्या? क्योंकि आशुतोष जी ने पूरी गणना बता दी कि 3 सीटों पर वो जो विधानसभा जीते, मार्जिन 50,000 के आसपास था, और 2 विधानसभा आप जो जीते उसमें एक में 5,000, एक में 307 वोट। देखिए, जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं उनका कुल जो समीकरण है वो जातीय गुणागणित पे, मुस्लिम और एमवाई फैक्टर पे वो अपनी गुणागणित बता रहे हैं। लेकिन वो चाहे वो रामपुर का नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। एक मिनट, मैं स्थगित करना चाहता हूँ। ये मैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से बता रहा हूँ, मैं कोई जाति गुणागणित नहीं बता रहा हूँ। हरिचंद जी, आप वरिष्ठ हैं, आप इस तरीके की बात नहीं बोलिए। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में है वो बता रहा हूँ कि आप 307 वोट से बिलासपुर जीते हैं। नहीं, वो ठीक है आप जो बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ये जीत का दावा कर रहे हैं तो केवल वहाँ के सामाजिक समीकरण के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन वो रामपुर का चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे आजमगढ़ के यादव समाज के, ये क्या होता है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव की सरकार है और बिना भेदभाव के लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। वो मुस्लिम समाज के लोग हों, तो यादव समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, आज सब इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है योगी जी की जो बिना भेदभाव के साथ सबको समान रूप से लोक कल्याणकारी योजनाओं का जहाँ लाभ देती है, वहीं सबको समान अवसर है और सबके साथ समान व्यवहार है। इसलिए मैं इस बात को बहुत मजबूती से कह सकता हूँ कि जो जिसको आधार मानकर ये आजमगढ़ पे और रामपुर पे अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत समझ रहे हैं,
मुझे लगता है बिल्कुल। आशुतोष जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहेंगे छोटा। हरीशचंद जी ये कह रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उस आधार पर जो जातीय समीकरण है वो बिगड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि हरीशचंद जी एक वरिष्ठ नेता हैं और इस तरीके की बातें ना करें कि जातीय अधिकार पे क्या इसका कहना है मतलब ये है कि इसके पहले जितनी बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है वो जातीय आधार समाजवादी पार्टी ने बनाई, वो क्या जातीय आधार पर बनाई है? और ये जो आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार चला रहे हैं तो क्या आप जातीय आधार पर जनता को इतना भी एक मिनट हरीशचंद, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जनता को इतना भी कम नहीं आंकना चाहिए। जनता अपने विवेक से अपना नेता चुनती है। अगर आप हर बार इस तरह के समझेंगे तो ये अहंकार और ये जो घमंड आपके अंदर दिख रहा है ये अभी इसी उपचुनाव में दिख जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी सवाल विजय उपाध्याय सर, ये जो रामपुर आजमगढ़ की लड़ाई है इसमें आप मानते हैं कि कोई मुद्दा भी चलेगा या फिर ये माने कि बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों के आधार पर ही जंग खत्म हो जाएगी और जीत का सेहरा किसको मिलता है वो 26 को दिख भी जाएगा? देखिए, कुछ तो मुद्दे चलेंगे। एक तो मुद्दा जो है निश्चित तौर पे विकास का होगा, रामपुर में भी होगा, आजमगढ़ में भी होगा। और निरहुआ ने आज एक बात कही कि भाई अपने विचारधारा और जातीय समीकरण, निरहुआ की बात है, जातीय समीकरण पे आपने कई बार जिताया, एक बार मुझे मौका दीजिए और अगर नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा तो 24 में मुझे बदल दीजिएगा। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बातें जरूर जनता के बीच में रहेंगी जहाँ जनता ये मुद्दों को ध्यान में रखेगी, खास तौर पे डेवलपमेंट और दूसरे इश्यूज हैं। आजमगढ़ में चूंकि त्रिकोणीय स्थिति है तो वहाँ की लड़ाई ज्यादा रोचक होगी। रामपुर भी चूंकि आमने सामने की लड़ाई है तो इस बार देखना है कि आजम खान समर्थकों के बीच मुख्य मुकाबला है दोनों, एक घनश्याम लोधी और दूसरे आसिम रजा, और ये देखना है कि दोनों में से कौन जीत के आता है। एक बीजेपी से लड़ रहा है, एक समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जनता का फैसला क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।